नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान का तीसरा अध्याय वैद्युत रसायन शुरू करने जा रहे हैं। तो पाठ को शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे वैद्युत रसायन का, उसके बाद हम गैल्वेनी सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं परिचय से। वैद्युत रसायन में रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन का अध्ययन होता है। इस पाठ में हम काफी सारे सेलों के बारे में पढ़ने वाले हैं, बैटरियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले सेल से, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनी सेल। तो आइए जानते हैं गैल्वेनी सेल क्या होता है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह सेल गिब्स ऊर्जा को विद्युत कार्य में परिवर्तित करता है। यह गैल्वेनी सेल होता है। आइए देखते हैं गैल्वेनी सेल का चित्र। भी जो आपके सामने स्क्रीन पे आया वो गैल्वेनी सेल का चित्र है। आप देख सकते हैं चित्र में आपको दो बीकर दिख रहे हैं, एक नीले रंग का बीकर है और एक ग्रे रंग का बीकर है। जो नीले रंग का बीकर है उसमें कॉपर के लवण का विलयन मौजूद है और जो ग्रे रंग का बीकर है उसमें जिंक के लवण का विलयन मौजूद है। नीले रंग के बीकर में कॉपर का इलेक्ट्रोड डला हुआ है और ग्रे रंग के बीकर में जिंक का इलेक्ट्रोड डला हुआ है। ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में तारों से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं जिंक के इलेक्ट्रोड में माइनस का साइन है और कॉपर के इलेक्ट्रोड में प्लस का साइन है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, उसके विपरीत जा रहा है विद्युत धारा। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जिस इलेक्ट्रोड में प्लस का साइन है उसे कैथोड कहा जाता है और जिस इलेक्ट्रोड में माइनस का साइन है उसे एनोड कहा जाता है। उसके अलावा आप इस चित्र में एक और चीज देख रहे होंगे जिसे लवण सेतु कहा जाता है। इस सेतु में एक लवण मौजूद होता है और लवण सेतु का काम ये होता है कि वो विद्युत पथ को पूरा करता है। तो ये गैल्वेनी सेल का चित्र है, आप इसको अपनी कॉपी में बना लीजिए। आइए अब बात करते हैं गैल्वेनी सेल की प्रतिक्रिया के बारे में। आपके सामने अभी 3 प्रतिक्रियाएं आई हैं। आप इन्हें प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं और आप इन्हें अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं, एक सबसे ऊपर में और 2 नीचे। तो जो 2 नीचे अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं उसमें से पहली वाली जिसमें कॉपर 2+ जमा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है कॉपर, ये जो प्रतिक्रिया है इसे अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। उससे नीचे वाली जो अभिक्रिया है उसमें क्या है, जिंक है और जिंक टूट के हमें जिंक 2+ जमा 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं को अगर हम जमा कर दें तो हमें ऊपर वाली अभिक्रिया मिल जाती है जिसमें जिंक जमा कॉपर 2+ देता है जिंक 2+ जमा कॉपर। तो ये जो ऊपर वाली अभिक्रिया है वो नीचे वाले दोनों अभिक्रियाओं से ही मिलके बनी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव की। इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघटय के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब सभी स्पीशीज की सांद्रता केवल एक इकाई होती है तो उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये दोनों चीजें आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए, ये बहुत ही जरूरी है परीक्षा के उद्देश्य से। अब आगे बढ़ते हैं
सेल का निरूपण। क्या होता है, जब आपको प्रश्न आपके सामने आएगा, आपके सामने एक निरूपण लिखा होगा, उससे आपको पहचानना है कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। तो वही जानकारी मैं आज आपको देने जा रहा हूं। अभी हम ऐसा मान के चलते हैं कि तांबा और चांदी का सेल है, उसके लिए निरूपण निम्नानुसार होगा। यहाँ आप देख सकते हैं 2 डंडियां हैं। उन 2 डंडियों के दाहिने तरफ चांदी का इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है और उन 2 डंडियों के बाएं तरफ तांबे का इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं चांदी का जो इलेक्ट्रोड है वो +1 से 0 की तरफ जा रहा है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो 2 डंडियां हैं उनके दाहिने तरफ हमेशा कैथोड आएगा। अगर दाहिने तरफ कैथोड आएगा तो उसके बाएं तरफ हमेशा एनोड आएगा। तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए या इसको याद कर लीजिए कि जो 2 डंडियां होती हैं उनके दाहिने तरफ कैथोड आता है और उन 2 डंडियों के बाएं तरफ एनोड आता है। इसको कहते हैं सेल का निरूपण। आप अब ये सोच रहे होंगे कि ये 2 डंडियां क्या हैं। ये 2 डंडियां लवण सेतु को दर्शाती हैं। लवण सेतु को अंग्रेजी में सॉल्ट ब्रिज भी कहा जाता है। तो ये है सेल का निरूपण। बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव की। गैल्वेनी सेल के इलेक्ट्रोड विभव को निम्नानुसार निकाला जाता है। जो हमारा ई सेल होता है बराबर होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट के। राइट का मतलब दाहिना और लेफ्ट का मतलब बायां। तो अभी जो मैंने आपको निरूपण दिखाया था उसी के हिसाब से जो दाहिने तरफ हमारा इलेक्ट्रोड होगा हम उसका विभव पहले लिखेंगे, माइनस जो हमारा बाएं तरफ इलेक्ट्रोड होगा उसके विभव को बाद में लिखेंगे। तो ऐसे हम गैल्वेनी सेल का विभव निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सभी तापमान पर 0 विभव निर्दिष्ट किया जाता है। इसका उपयोग अन्य सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव को खोजने के लिए किया जाता है। हम आमतौर पर किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव नहीं निकाल सकते, तो इलेक्ट्रोड का विभव निकालने के लिए हमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। तो ये होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि हमने आज की इस वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने इस पार्ट का परिचय पढ़ा, उसके बाद हमने गैल्वेनी सेल के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी बातें समझ आई होंगी और मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप ये सारी चीजें रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी भाग 1 से कर लीजिए और इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम नष्ट समीकरण से शुरुआत करेंगे। के बाद हम साम्य स्थिरांक और गिब्स ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम चालकता सेल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम वैद्युत रसायन का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से विषयों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम नष्ट समीकरण के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम साम्य स्थिरांक और गिब्स ऊर्जा के बारे में बात करेंगे और आखिरी में हम चालकता सेल के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नष्ट समीकरण से। देखिए क्या होता है, ये समीकरण जो है वो इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब उपयोग की जाने वाली स्पीशीज की सांद्रता 1 इकाई नहीं होती। हमने पिछली वीडियो में जो तरीका देखा था इलेक्ट्रोड विभव निकालने का, वो तब काम आता है जब जो हमारी स्पीशीज होती हैं उनकी सांद्रता 1 होती है। लेकिन उन परिस्थितियों में जहां पर स्पीशीज की सांद्रता 1 इकाई नहीं होती, उसके लिए हमें नष्ट समीकरण का उपयोग करना पड़ता है। तो ये देखते हैं नष्ट समीकरण क्या होता है। एक अभिक्रिया अभी आपके स्क्रीन पे आई है।
स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी देता है स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। तो ये एक सामान्य रसायन अभिक्रिया है। इसके लिए अगर मुझे नष्ट समीकरण लिखना है तो वो मैं कुछ इस प्रकार लिखूंगा। अब देख सकते हैं जो मेरा ई सेल होगा वो बराबर होगा ई नॉट सेल के। ये ई नॉट सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव है माइनस 2.303 RT डिवाइड NF log C की सांद्रता पावर C, D की सांद्रता पावर D डिवाइड में A की सांद्रता पावर A, B की सांद्रता पावर B। तो ये नष्ट समीकरण होता है। RT और F की वैल्यू जो है वो स्थिरांक होती है, उसे आप यहाँ पर ऐसे ही रख देंगे। आपको सिर्फ यहाँ पर N की संख्या चाहिए और उसके बाद आपको सांद्रता चाहिए CDAVG। तो फिर उसके बाद आप जो ई सेल है वो आसानी से निकाल सकते हैं। जब तापमान 298 केल्विन होगा क्या होता है, यह समीकरण निम्न प्रकार से बदल जाता है। आप देख सकते हैं जो 2.303 है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया RT और NF की जो भी वैल्यू होगी उससे, तो उससे जो ऊपर आती है वैल्यू वो होती है 0.059 डिवाइड में N। तो इससे अब क्या होगा, आपको सिर्फ N की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे आपको N की वैल्यू रखनी है और आपको ई सेल की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये नष्ट समीकरण होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और इस पर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। और अभी आप इस समीकरण को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। आइए अब बात करते हैं साम्य स्थिरांक की। तो साम्य की स्थिति पर जो ई सेल होगा वो 0 के बराबर होगा, इसलिए नष्ट समीकरण बदल जाता है और वो कुछ ऐसा हो जाता है। ई नॉट सेल बराबर 2.303 RT अपॉन NF log K। आपको RT, NF और ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी वैल्यूज पता होंगी तो आसानी से आप K की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि साम्य स्थिरांक है। तो इस तरह से हम नष्ट समीकरण से जो साम्य स्थिरांक है उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं गिब्स ऊर्जा की। तो नष्ट समीकरण से हम गिब्स ऊर्जा भी निकाल लेते हैं। गिब्स ऊर्जा और ई नॉट सेल के बीच निम्न संबंध है, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NF ई नॉट। हम अगर ई नॉट की अगर वैल्यू रखेंगे तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां से डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 RT log K। यहां पर आपको K की वैल्यू और तापमान की वैल्यू पता होनी चाहिए। उससे आप डेल्टा जी जो कि हमारी गिब्स ऊर्जा होती है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब बात करते हैं चालकता और प्रतिरोधकता की। आप अभी स्क्रीन के सामने एक चीज देख रहे होंगे, R बराबर रो L अपॉन A, जहां पर रो जो है वो प्रतिरोधकता होती है। अगर हम इस समीकरण को उल्टा कर दें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, G बराबर कप्पा A अपॉन L। G की वैल्यू 1 अपॉन R होती है, तो हमने R को 1 अपॉन R किया तो वो G बन गया। और कप्पा की वैल्यू 1 अपॉन रो होती है, तो हमने रो को उल्टा करके 1 अपॉन रो किया तो वो कप्पा बन गया। तो यहां से G बराबर कप्पा A अपॉन L हो गया। यहां पर कप्पा जो है वो चालकता कहलाता है और G जो है वो चालकत्व कहलाता है। आयनिक विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं जो आयनिक विलयन की चालकता को प्रभावित करते हैं।
सबसे पहला कारण है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। दूसरा कारक है उत्पन्न आयनों का आमाप एवं उनका विलायक योजन। तीसरा कारक है विलायक की प्रवृत्ति एवं इसकी श्यानता। चौथा कारक है विद्युत अपघट्य की सांद्रता। पांचवा कारक है ताप। तो ये सारे कारकों को आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए और इन्हें याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चालकता सेल। किसी भी आयनिक विलयन की अगर हमें चालकता निकालनी है तो उसके लिए हमें चालकता सेल की जरूरत पड़ती है। चालकता सेल में आप देख सकते हैं बीच में एक ट्यूब होती है जिसके अंदर हम आयनिक विलयन भरते हैं और ट्यूब के आखिरी में हमें दो प्लेटिनीकृत प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मिलते हैं और उनको हम तारों से जोड़ देते हैं। आयनिक विलयन की चालकता को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। R बराबर रो L अपॉन A बराबर L अपॉन कप्पा A। हम इस समीकरण का इस्तेमाल करते हैं चालकता सेल में हम इस समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। हमें आखिरी में कप्पा की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम देखेंगे कि हम कप्पा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। होता क्या है, L अपॉन A जो है वो बदलेगा नहीं, तो हम उसे G स्टार कहते हैं। तो अगर हमने L अपॉन A को G स्टार कहा तो इससे R बराबर G स्टार अपॉन कप्पा हो जाएगा। उसके बाद हम R को 1/G लिख सकते हैं, तो 1/G बराबर G स्टार अपॉन कप्पा। तो इससे हमारे पास G स्टार बराबर कप्पा आ जाएगा। अब हम G कैसे निकालेंगे? तो G निकालने का तरीका है, हम चालकता सेल को एक व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा देंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज को आप अपने भौतिकी में पढ़ेंगे, तो अभी मैं उसके बारे में यहाँ बात नहीं करता। तो अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज में अपना चालकता सेल लगाएंगे तो उससे क्या है, आप वहां से R की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, कप्पा बराबर G स्टार अपॉन R। तो आपको G स्टार की वैल्यू पता है, आपको R की भी वैल्यू पता है, आपको कप्पा पता लग जाएगा। तो इस तरह से हम चालकता सेल से किसी भी आयनिक विलयन की चालकता निकालते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए देखते हैं हमने आज की इस वीडियो में क्या सीखा। सबसे पहले हमने नस्ट समीकरण के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने साम्य स्थिरांक और गिब्स ऊर्जा के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने चालकता सेल के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ आई होंगी और आपको ये सुझाव देना चाहता हूं कि आप इन सब चीजों को अपनी रसायन विज्ञान भाग 1 NCERT से पढ़ लीजिएगा और इन पर आधारित कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि हम अगली वीडियो में क्या देखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम मोलर चालकता के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम प्रबल विद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ेंगे और हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम वैद्युत रसायन का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देख लेते हैं कि हम आज कौन कौन से चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम मोलर चालकता के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रबल विद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं मोलर चालकता से। मोलर चालकता और चालकता के बीच निम्नलिखित संबंध है। Am लैम्डा m बराबर कप्पा अपॉन में C। ये चीज आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जितनी भी चीजें स्क्रीन पर लिखी हैं, लैम्डा m, कप्पा और C, आइए इनकी इकाई देख लेते हैं। तो इन मात्राओं की इकाई निम्न प्रकार से है।
जो कप्पा की इकाई है वो सीमन सेंटीमीटर इनवर्स है। सी की जो इकाई है वो है 1000 लीटर पर मीटर क्यूब गुणा मोलरता, और मोलरता की इकाई मोल पर लीटर होती है। उसके बाद लैम्डा एम की इकाई है सीमन्स सेंटीमीटर इनवर्स। इन मात्रा की इकाइयों को आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। आइए अब बात करते हैं चालकता का परिवर्तन। आप अपने सामने एक ग्राफ देख सकते हैं। ग्राफ में चालकता और C के बीच में एक हमने ग्राफ बनाया है। तो आप देख सकते हैं CH3COOH के लिए वो ग्राफ एक कर्व की आकार में जा रहा है, और वहीं KCl के लिए वो जो कर्व है वो एक सीधी रेखा है। होता क्या है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता में वृद्धि के साथ मोलर चालकता कम हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राफ में। जैसे हम सांद्रता बढ़ा रहे हैं वैसे मोलर चालकता कम हो रही है। जब सांद्रता शून्य की ओर पहुंचने लगती है तो मोलर चालकता सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। ये चीज आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही जरूरी चीज है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य के बारे में। मोलर चालकता और सांद्रता के बीच निम्नलिखित संबंध है। लैम्डा एम बराबर लैम्डा नॉट एम माइनस ए सी की पावर 1/2। आपने देखा था कि KCl के केस में जो ग्राफ बन रहा था वो एक सीधी रेखा बन रहा था। तो वो सीधी रेखा इसीलिए बन रहा था। आप अगर इस समीकरण को देखें तो ये एक सीधी रेखा का समीकरण है। लैम्डा एम बराबर लैम्डा नॉट एम माइनस ए सी की पावर 1/2। ये एक सीधी रेखा का समीकरण है। यही कारण है कि जो हमारा ग्राफ बन रहा था KCl के लिए, जो कि एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, वो एक सीधी रेखा बन रहा था। तो ये होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। अब बात करते हैं कोलराउस नियम की। एक विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता को उसके धनायन एवं ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर निरूपित किया जा सकता है। इसे कोलराउस लॉ कहते हैं। जैसे हमने NaCl के लिए लिखा है, उसकी जो सीमांत मोलर चालकता है NaCl की वो बराबर होगी Na+ की सीमांत मोलर चालकता प्लस Cl- की सीमांत मोलर चालकता। ये कोलराउस नियम होता है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप इसको अपनी कॉपियों में लिख लीजिए और इसके ऊपर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। यह अल्प वियोजित होते हैं और इसमें जो अल्फा की वैल्यू आती है वो बराबर होती है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। ये बहुत ही जरूरी चीज है, आप इसको अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। यह होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब बात करते हैं Ka की समीकरण की। तो Ka का जो समीकरण होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य का, वो आपके सामने है। आपने 11वीं कक्षा में एक 7वां अध्याय पढ़ा होगा। उस अध्याय में आपने Ka का जो समीकरण है वो लिखना सीखा होगा। अगर आपको याद नहीं तो आप घर जाकर एक बार कक्षा 11वीं की रसायन विज्ञान की किताब को खोलिए और उसमें जो 7वां अध्याय है उसे देखिए। उसमें आपको Ka का समीकरण मिलेगा, जो कि होता है C∝² अपॉन में 1 - अल्फा। आपको मैंने अभी अल्फा की वैल्यू पीछे करवाई है, तो अल्फा की वैल्यू को आप यहाँ डाल दीजिए और इससे आपका जो आंसर आएगा वही एक समीकरण बन जाएगा। उस समीकरण का इस्तेमाल आपको अलग अलग प्रश्नों में करना होगा। तो ऐसे निकालते हैं हम Ka की वैल्यू। मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आप Ka की वैल्यू को
Ka की वैल्यू को निकालने के ऊपर अपनी NCERT रसायन विज्ञान भाग 1 से कुछ प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं और ये जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हमने मोलर चालकता के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने प्रबल विद्युत अपघट्यों के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने दुर्बल विद्युत अपघट्यों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने मोलर चालकता और सांद्रता के बीच में ग्राफ देखा। हमने देखा कि प्रबल विद्युत अपघट्य का जो ग्राफ बनता है वो एक सीधी रेखा बनता है, वहीं दुर्बल विद्युत अपघट्य का जो ग्राफ बनता है वो एक कर्व बनता है, वो सीधी रेखा नहीं बनता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ आई होंगी और आपको ये सुझाव दूंगा कि आप ये सारी चीजें रसायन विज्ञान की NCERT भाग 1 से पढ़ लीजिएगा।